स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी का, बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद। और आज सुधांशु जी सवालों के एक चक्र में हैं, आप इसे प्रश्नकाल समझिए। सुधांशु जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ तीन बड़े वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, स्वागत करना चाहता हूं राशिद किदवई साहब का, रामकृपाल सिंह साहब का और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का। बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुधांशु जी से आपके जो भी प्रश्न हो, सुधांशु जी सहर्ष उनका उत्तर देंगे। मेरी भूमिका आज ज़्यादा जो है वो केवल एक मॉडरेटर की रहने वाली है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए, प्रश्नकाल की शुरुआत करने के लिए पहला प्रश्न आपकी इजाज़त से मैं सुधांशु जी से पूछ लेना चाहता हूँ। जो भी आज सुधांशु जी माहौल चल रहा है देश के अंदर, राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद से, उसके बाद उनका घर छिना, उसको प्रक्रिया बताया गया, उसके बाद से पूरा विपक्ष कई बार बैठकें कर चुका है, कांग्रेस पार्टी जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है। कल लाल किले के पास उन्होंने मशाल जुलूस निकालने की कोशिश की, दिल्ली पुलिस ने उसकी इजाजत नहीं दी, उसको लेकर के भी बड़ा विवाद चल रहा है। देखिए, आप सोशल मीडिया पर जाएं, एक बड़ी विचित्र बात आपको देखने को मिलेगी। चाहे बीजेपी के समर्थक हों, चाहे कांग्रेस के समर्थक हों, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि जो कुछ राहुल गांधी के साथ हुआ, यह हुआ तो बीजेपी की रणनीति के तहत है, किया तो बड़ा सोच समझ के किया है। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं अच्छा हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई सोच जरूर है, कोई ना कोई स्कीम है इसके पीछे, कुछ आगे कुछ होगा, कुछ बहुत बड़ा। और कांग्रेस के समर्थक भी यही कह रहे हैं कि बड़ा सोच समझ के बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को परेशान करने के लिए किया है। देखिए, इस पूरे विषय में कोई बहुत सोच और बहुत समझ लगाने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या, जो कुछ हुआ है वो प्रक्रियागत तरीके से हुआ है, एक प्रोसीजरल प्रोसेस के थ्रू हुआ है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि किसी, मान लीजिए विश्वविद्यालय में किसी छात्र ने प्रवेश परीक्षा पास करके एडमिशन ले लिया और अब वो छात्रावास में रहने लगा, किसी कारणवश उसका प्रवेश रद्द हो गया। अब प्रवेश परीक्षा अगर रद्द हो गई तो अब तो वो छात्र नहीं रह गया था, तो अब तो विश्वविद्यालय से नाम तो कट ही गया, तो वो छात्रावास में भी नहीं रह सकता। छात्र नहीं रह गया तो छात्रावास में नहीं रह सकता। ये प्रक्रिया है, इसमें कोई सोचना, राजनीति देखना यह उचित नहीं है। उसी प्रकार राहुल गांधी जी एक न्यायालय की प्रक्रिया के तहत निर्णय उनके खिलाफ आया और यह स्थापित नियम है। और यह एक संयोग मान लीजिए कि ये वही अध्यादेश है जिसको उन्होंने फाड़ा था और आज वही अध्यादेश उनके ऊपर आ गया, तो इस कारण से उनकी सदस्यता खारिज हो गई। अब जब सदस्यता खारिज रह गई तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं, मकान छीन लिया गया यह उचित नहीं है। वह सांसद आवास था, जब वो सांसद नहीं रह गए तो वह सांसद आवास रहने का अधिकार स्वतः समाप्त हो गया। ये एक सामान्य प्रक्रिया की बात है, इसमें बहुत ज्यादा राजनीति देखने का प्रयास करना, वास्तविकता में जानते क्या है, कांग्रेस पार्टी और ये जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं जो भ्रष्टाचार के इधर उधर के तमाम आरोपों में घेरे हुए हैं, आज वो मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चीजें करते हैं। मुद्दा ये है कि अगर राहुल गांधी जी ने और या कांग्रेस पार्टी ने अपने व्यक्तिगत अहंकार को ऊपर न रखा होता, ओबीसी समाज का एक जनरल अपमान, जिसे कहते हैं पूरे, आपने एक जाति के लिए इस ढंग का अपमान सूचक शब्द प्रयोग कर दिया, उसमें माफी मांग लेते। मुद्दा क्या था, मगर कैसे मान लेते। अब ये तो पूरे भारत का अपमान करके चले आए विदेश में, उसके लिए माफी नहीं मांगी तो कैसे माफी मांगते। तो यदि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मुद्दा सिर्फ यह है कि ओबीसी समाज का अपमान किया गया और उसके बाद निर्लज्जता पूर्वक उसके ऊपर रहते हुए माफी मांगने से इनकार किया गया। और लीगल पोजीशनिंग यह है कि एक निर्णय हुआ, उस निर्णय के बाद जो भी स्टेप्स हुए वो प्रोसीजरल थे, वो प्रक्रियागत थे कि इसके बाद ये स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 होना था। इसमें कोई किंतु परंतु की कोई बात। आज के हमारे मेहमानों में राशिद किदवई साहब, पहला सवाल। सुधांशु जी, प्रश्न ये उठता है कि अगर एक कोई कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मामला था जिसमें उन्होंने बेतुका बयान दिया और उस पर कानून के हिसाब से सजा मिली, तो भाजपा में इतनी उत्साह और इतनी खुशी क्यों है, इतनी बयानबाजी क्यों है? अगर पिछड़े समाज का उन्होंने अपमान किया था तो 4 साल तक भाजपा का पिछड़ा वर्ग खामोश क्यों बैठा रहा? मकान के खाली करने की बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि गुलाम नबी आजाद को एक अपवाद दिया जाता है? मैं दिवंगत नेताओं के बारे में बात नहीं करूंगा, उन्होंने भी मकान रखा, लेकिन आजाद साहब का तो हम सबके सामने। ये कौन सी राजनीति, कौन सी रणनीति है कि जहां अगर कोर्ट के द्वारा कोई सांसद जो है वो सदस्य नहीं रह पाता तो उस पर इतना ज्यादा उत्साह, खुशी और एक तरीके का राजनीतिक पराक्रम दिखाने की क्या आवश्यकता पड़ी? सुधांशु जी।
राशिद जी, मैं यह बात स्पष्ट कर दूं, हमने ना कोई खुशी दिखाई ना उत्साह दिखाया। कांग्रेस ने गुस्सा और आक्रोश दिखाया, तो हमने केवल उसका उत्तर दिया है। कांग्रेस ने उसके बाद अनाप शनाप बातें बोलनी शुरू की, यहां तक कि न्यायालय के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि राज्यसभा में उपनेता सदन है, उन्होंने कह दिया कि साहब पारिवारिक पृष्ठभूमि देख के निर्णय होना चाहिए। यानी उनका कहना है कि गांधी परिवार के बारे में कोर्ट को कोई निर्णय लेते समय एक अलग चीज ध्यान रखनी चाहिए थी, मतलब इस देश में 2 विधान होने चाहिए थे। हमने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हमने किसी प्रकार का हमारी तरफ से क्रिया नहीं थी, क्रिया तो उनकी तरफ से थी, प्रतिक्रिया हमारी तरफ से थी। नहीं, उनका सवाल यह है कि एक समाज का अगर अपमान भी हुआ तो बीजेपी ने कभी इसको अपनी तरफ से मुद्दा क्यों नहीं बनाया? उन्होंने तो ये बयान 4 साल पहले दिया था। और जहां तक घर छीनने की बात है, उन्होंने एक उदाहरण देकर के कहा, गुलाम नबी आजाद साहब को का टर्म खत्म हुए कम से कम 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो उस आवास का लाभ ले रहे हैं। वो भी बात आप चलिए, देखिए, दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहली बात, हम लोगों ने उस समय भी यह मुद्दा उठाया था, पर जब तक न्याय की प्रक्रिया चल रही थी तब तक यह अपेक्षा रहती है कि कोई नेता शायद माफी मांग लेगा, जैसे कि कई बार हुआ। राहुल गांधी जी 2019 में लिखित बिना शर्त माफी मांग चुके हैं, तमाम नेता हुए हैं। केजरीवाल जी ने माफी मांगी है 4-4, 5-5 नेताओं से। परंतु अब जब निर्णय आ गया और उसके बाद आपने हठ पूर्वक कहा, हठवादिता के साथ कहा कि नहीं, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, तब यह विषय उठता है कि वो जो अपमान हुआ, अब वो कोई गलती या लापरवाही नहीं थी, वो एक सोचा समझी रणनीति के तहत और एक अहंकार का प्रतीक हो गया, इसलिए मुद्दा उठा। अब जो आपने मकान की बात कही, देखिए 2 चीजें होती हैं। एक है कि कोई छात्र अपना कोर्स पूरा किया और उसके बाद कुछ एक्सटेंशन में रह रहा है, एक है कि छात्र अयोग्य घोषित हो गया। कई बार यह हाउसिंग कमेटी अपने हिसाब से तय करती है। मान लीजिए किसी के पास मकान नहीं है दिल्ली में, तो हो सकता है इसलिए उनके पास मकान दे दिया गया, और जिनके पास मकान है उन्हें कह दिया जाता है कि साहब आप अपने उसमें चले जाइए। या किसी की आयु बहुत ज्यादा है तो मेडिकल कारणों से वो यहां पे रह सकते हैं, या कोई अन्य कारण से रह सकते हैं, तो वो किस कारण से लिया ये तो वो कमेटी बताएगी। परंतु ये एक तय बात है कि जब सांसद नहीं रह गए तो सांसद आवास में रहने का अधिकार नहीं रह सकता। अब इसके बाद जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, वो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको एक प्रिविलेज दिया जाए, और यदि आपके पास दिल्ली में मकान या रहने का स्थान है, इसके बावजूद सरकारी मकान में रहना चाहते हैं, तो हो सकता है ये विषय रहा हो। ये मेरा एक अनुमान है, इस विषय पे मैं कोई सूचना के आधार पर नहीं बोल रहा। देखिए, इस विषय पर अब आगे ज्यादा बात करने की गुंजाइश इसलिए नहीं क्योंकि एक तो राहुल गांधी ने कह दिया है कि बिना कोई भी बात इसको आगे बढ़ाए कि वो घर खाली कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह जरूर कहा है कि एक क्षुद्र मानसिकता की बात है, और इस तरीके से ये नोटिस वगैरह भेज करके घर खाली करने के लिए सरकार जो है बेइज्जत करना चाहती है, अपमानित करना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था कि मुझे भी 6 महीने तक इंतजार कराया था, तब जाकर के मुझे घर दिया था। दोनों किस्म की बातें हो रही हैं। बहरहाल, मैं अगले मेहमान के पास जा रहा हूं। रामकृपाल सिंह जी, आपके पास अगर कोई सवाल है मैं कह दूं, सौरभ जी एक अच्छा जी बोलिए, सुधांशु जी बोलिए। सौरभ जी एक लाइन कह दूं मैं? जी कह दीजिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं, सोच में ये अंतर है। मेरा मकान, ये मेरा मकान नहीं है, ये सरकारी मकान है। आप ओनर नहीं हैं, आप मकान मालिक नहीं, किराएदार हैं। यह समस्या है। यहां तो ये इस मानसिकता से है, मकान भी मेरा, पार्टी भी मेरी, सरकार भी मेरी, और देश भी मेरा। ये जो इंटाइटलमेंट का कॉन्सेप्ट है वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट से चलते तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आती। ये मेरा मकान बोलना उस मानसिकता का प्रतीक। ठीक, रामकृपाल जी। जी सुधांशु जी नमस्कार। मैं केवल एक, आपने जो भी तर्क दिए वो सारे बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन सुधांशु जी, आप जानते हैं ना कि जो आम आदमी है वो बहुत ज्यादा निटी ग्रिटी में नहीं जाता। उसको, जिसको मैं कहूं कि सच्चाई और परसेप्शन, अवधारणा, हमेशा अवधारणा जो है वो सच्चाई से ज्यादा स्ट्रांग होती है। कहीं ये तो नहीं रहा कि राहुल गांधी का ये जो मामला तत्काल है, इसको लेकर के एक जो विक्टिम कार्ड की बात है, जैसे कि केजरीवाल ने उस चुनाव में, आपके लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला था, उसको फायदा मिला। सन 84 आप जानते ही हैं क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी चीजें हैं, मैं इसको खुद डिफेंड करता हूं। लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में कहीं बीजेपी
को नुकसान होने जा रहा है। मैं नहीं कहता कि इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि गेन करने के बजाय देखिए वही होता है कि सहानुभूति तो हमेशा जो है पराजित के प्रति सहानुभूति होती है। जी। तो बार-बार ये कहना कि राहुल गांधी एक पराजित की भूमिका उनकी बनाना, ये मुझे लगता है ऐसा कि ये बीजेपी को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपका जो भी विचार हो। जी सुधांशु जी। देखिए, आपने जो बात कही, आपकी बात राम कृपाल जी सही है, परंतु परसेप्शन पृष्ठभूमि के साथ, परसेप्शन शब्द व्यापक है। परसेप्शन में क्या होता है कि वर्तमान घटना और इसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के साथ परसेप्शन होता है। तो राहुल जी पे क्या ये पहला केस है? राहुल जी के ऊपर 7 केस चल रहे हैं। राहुल जी वर्तमान में एक भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में, और ये केस किसी सरकार ने नहीं दाखिल किया था, ये उनकी सरकार रहते अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा हुआ था। एक अन्य केस में भी वो कोर्ट की प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर उन्होंने आरएसएस के बारे में बयान दिया था, जो कोर्ट ने कहा था उनकी बात एकदम गलत है और उन्हें इस बात पे या तो माफी मांगनी चाहिए या प्रोसीडिंग फेस करनी चाहिए। वो प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं। आप देखें तो चौकीदार चोर है वाले मामले के ऊपर तो वो लिखित में बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। तो यदि परसेप्शन तो ये है उनके बारे में, यदि वो कोई एकदम उज्जवल चरित्र के और मतलब उज्जवल चरित्र का मतलब उज्जवल राजनीतिक चरित्र के पृष्ठभूमि के ऐसे व्यक्ति होते जिनकी बुद्धि और विवेक बड़ी बेहतरीन मानी जाती, जिसका लोग लोहा मान रहे होते, तब ये बात होती तो माना जाता है कि एक एक्सेप्शन है। मगर आज तो परसेप्शन ये है कि वो निरंतर इस ढंग की बातें बोलते चले आ रहे हैं, और ये पहली बार नहीं बोला, एक नहीं अनेक मौकों पे अनेक चीजें बोली। अभी मात्र पिछले महीने वो देश में जाके क्या बोले, विदेश में जाके, सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप और अमेरिका, व्हाई दे आर ऑब्लिवियस ऑफ दिस फैक्ट एंड व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग। मतलब अर्थ ये हो गया कि लोकतंत्र के संरक्षक यूरोप और अमेरिका इस तथ्य से अनजान हैं और प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। जबकि रामकृपाल जी आप जानते हैं कि विगत 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विरुद्ध क्या क्या घटिया विद्वेषपूर्ण मौत की कामना बोटी बोटी सब बोलने के बाद जलवाए जलाल के साथ दहाड़ने की बात कहते, दहाड़ते और चिंगाड़ते हुए उनके लोग, और आज तो प्रवक्ता लोग छोड़िए, हम लोगों पर तो छोड़िए, वो तो एंकर के ऊपर भी कूद पड़ते हैं, उसके बाद कहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। तो जनता देखती है कि वास्तविकता ये है और परसेप्शन ये है। इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी की जो पृष्ठभूमि है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, परसेप्शन के हिसाब से यह स्थिति और खराब होती है, और हमने इसको कोई राजनीतिक लाभ हानि के नहीं, ठीक है सुधांशु जी, आपने तो बड़ी बारीकी से समझाया कि आपने पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि इसमें आपका कोई लेना देना नहीं, कैसे इसमें कोर्ट का मामला है और कैसे कानूनी इसका जो पहलू है वो ठीक है। रामकृपाल जी ने जो बात कही सबको, क्योंकि भाई बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ जनता हर चीज को देखती है। राहुल गांधी क्या बताते आए अभी तक, वो ये बताते आए देश में हर चीज मोदी जी के कंट्रोल में है। वो तो इसमें न्यायपालिका को भी मानते हैं, बोल चुके हैं कि हर चीज दबाव में है, जुडिशरी पर के ऊपर भी दबाव है। तो वो तो ये मैसेज देना चाहते हैं ना कि देखिए मैंने ये कहा कि मोदी जी एक डिक्टेटरशिप के साथ देश चलाना चाहते हैं, मैंने जाकर विदेश में भी ये बात कही थी, तो देखिए क्या मुझे सजा दी गई है, मेरी उन्होंने सदस्यता लोकसभा की, मेरी सीट भी मुझसे छीन ली। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि जुडिशरी भी दबाव में है, तो इसका मतलब ये लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यायालय का न्यायिक विवेक, जिसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, उससे कांग्रेस का ऊपर है। अब ये बताइए, पवन खेड़ा जी के संदर्भ में चंद घंटों में जमानत मिलती है, राहत मिलती है, तो वो सत्य की विजय है। क्या लिखा था जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में? टाइगर अभी जिंदा है, यही लिखा था ना। और राहुल गांधी जी के संदर्भ में वो कोर्ट जा ही नहीं रहे, जबकि एक से एक फन्ने खां वकील हैं इनके यहां। वो लोग हैं जिनकी कुव्वत इतनी जबरदस्त है कि रात 2 बजे आतंकवाद के आरोपियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया था, और आज कई दिन होने को आ रहे हैं, 1 हफ्ता होने को आ रहा है और कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अब ये उनकी रणनीति हो सकती है। प्रश्न हमारी बजाय उनसे होना चाहिए कि वो किसी स्ट्रेटजी के तहत नहीं जा रहे हैं, या कोई राहुल गांधी जी को समझा रहा है कि आप विक्टिम कार्ड खेलिए, या कोई राहुल गांधी जी को बरगला कर उनका काम लगाना चाह रहा है।
अब ये क्या है तो कोई कांग्रेस के अंतःपुर का व्यक्ति ज्यादा बेहतर बता सकता है। अब मैं देखिए इस पर तो हम सभी लोग जो हैं खबर दर्शकों को देना चाहते हैं। ऑफ रिकॉर्ड बातचीत पे हमारे सहयोगियों से जो कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं उनसे वो लोग जो जिम्मेदार हैं राहुल गांधी का कोर्ट केस लड़ने के लिए, उनसे बात हुई है हमारे रिपोर्टर्स की, और उन्होंने ये कहा है प्राइवेट बातचीत में कि कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम चैलेंज न करें इस फैसले को, और 2-4 दिन के अंदर जरूर हम लोग सूरत के कोर्ट में इस फैसले को सेशंस कोर्ट पे चैलेंज करेंगे। ये बताया गया है, ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑफ रिकॉर्ड ये बात जरूर कही गई है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कब होता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। सुधांशु जी, देखिए, प्रक्रिया के लिहाज से, न्यायिक व्यवस्था के लिहाज से ये दुरुस्त बात है, लेकिन भारत में आप भी जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, अंतिम लड़ाई तो राजनीतिक जमीन पर लड़ी जाएगी। क्या राहुल गांधी के अडानी पर पूछे गए सवाल भारतीय जनता पार्टी को इतना असहज कर रहे थे कि उनको लगता था कि वो कुछ भी बोलेंगे? अब उसका आधार है या नहीं है वो अलग विषय है, उस पर क्या कुछ होगा वो आगे की बात है, लेकिन क्या उनके सवाल वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहे थे? क्या जिस तरह से वो बार बार नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह रहे थे, तो वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि अब तानाशाह तो तुम बोल ही रहे हो, चलो यही वाली लड़ाई लड़ेंगे? क्या ये वाला मसला हो गया है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी के सवाल भारतीय जनता पार्टी को परेशान नहीं करते हर्षवर्धन जी, अक्सर वो कांग्रेस वालों को हैरान कर देते हैं और उनकी जान हलकान में आ जाती है कि अब इसका डिफेंस कैसे किया जाए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो उन्होंने बोला, मान लीजिए अडानी के ऊपर बोला, क्या ये पहली बार ऐसा कुछ बोला है? इससे पहले राफेल के लेकर के भी तो यही बोला था और जिसको लेकर माफी मांगनी पड़ी थी। फिर वो किसान आंदोलन को लेके यही बोला, वीर सावरकर को लेके यही बोला। तो वो तो इस मामले में ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की राजनीति के चिर युवा कहते हैं अपने को, 50 साल के बाद भी वो युवा हैं, पर चिर व्याकुल भी रहते हैं और वो चिर व्यथित भी रहते हैं और चिर कुपित भी रहते हैं, यानी परपीचुअली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परपीचुअली एजिटेटेड रहते हैं। तो हमने किसी भी चीज पे सोच समझ के नहीं किया, ये तो उन्होंने स्वयं ये किया। और एक तथ्यात्मक जवाब दूं यदि इस बात का, तो ये बताइए, भारत के रेगुलेटर्स पे वो कहते हैं हमको भरोसा नहीं है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है, एसबीआई क्लियरेंस दे चुका है, एलआईसी बता चुका नहीं, उस पर हमें भरोसा नहीं है। फिर ये कांग्रेस के कौन से सोर्स हैं जिनके आधार पे कांग्रेस को ये पुख्ता जानकारी है कि अडानी ग्रुप में शेल कंपनियों से नंबर 2 का पैसा आया? यदि यह सत्य है तो विगत 7-8 महीनों में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है राजस्थान में, 60,000 करोड़ का, सैकड़ों एकड़ जमीन दी है। यानी उनके हिसाब से जिसको वो दिल्ली में आके चिल्ला रहे हैं कि शेल कंपनी क्यों नहीं कैंसिल कर देते भाई? खत्म कर, उल्टा जमीन आवंटित कर दी। अब आइए आप, सबसे बड़ा माइंस का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का। अब माइंस दिए तो जमीन भी अलॉट की होगी, अरे कैंसिल करने वाले जमीन अलॉट कर दी। अब आइए, पोर्ट में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पिछले 1 साल में उनको मिला महाविकास अघाड़ी सरकार में, चलिए वो तो सरकार चली गई, अब मिला है उनको पिछले कुछ महीनों पहले केरल की सरकार में, जहां से निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी सांसद थे। तो हम ये पूछना चाहते हैं, यदि आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं और आपका इतना फर्म कन्विक्शन है कि आप भारत के सारे रेगुलेटर, लीगल एजेंसीज, एलआईसी, एसबीआई सब गलत है, मैं सही हूं, तो आपकी सरकार क्यों गलत कर रही है? बोलिए ना अपने मुख्यमंत्री होगा, कैंसिल करिए, अभी चलिए जांच शुरू करिए, सुप्रीम कोर्ट को रिफर करिए। और देखिए नाटक क्या होता है। देखिए, एक तरफ कहते हैं कि ईडी पे उनको भरोसा नहीं है, और फिर याद करिए सारे सांसद निकल के अपनी यात्रा निकालते हुए ईडी के पास गए जी। क्यों? जब आप कहते हैं ईडी भरोसा नहीं, फिर ईडी के पास क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट पे नहीं गए, क्योंकि टेक्निकल स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी पब्लिक का कोई भी व्यक्ति आकर अपनी अर्जी लगा सकता है और उसे स्वीकार किया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत। मगर जांच एजेंसी किसी राजनीतिक दल या जन सामान्य के दिए गए कागज पे जांच नहीं कर सकती। यही खेल है। आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईए लगाइए उन तथ्यों के साथ, वो तो नहीं कर रहे। एक तरफ ईडी को गरिया रहे हैं और ईडी के यहां जाके अपने 200 सांसद कह रहे हैं जाके हम ये दे रहे हैं। यह ठीक है सुधांशु, है। इसलिए यह समस्या आती है कि जन सामान्य को समझ में आ जाता है कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है। मेरे पास एक सवाल है इससे जुड़ा, लेकिन उससे पहले राशिद साहब। सौरभ जी, एक इसमें मैं सप्लीमेंट्री जोड़ देता हूं। एक सवाल है जी, अच्छा। जो मैंने पूछा, और चूंकि सुधांशु जी तो लाजवाब करते हैं, शानदार प्रवक्ताओं में है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं।
देखिए, भ्रष्टाचार के मसले पर चुनाव लड़ा, राफेल में चौकीदार चोर है, आप लोगों ने अभियान चला दिया, मैं भी चौकीदार। इस बार अगर आप देखिए तो भ्रष्टाचार के साथ एक बड़ी टोन जो उभर कर आ रही, जो लाउड टोन है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। तो कल को अगर राहुल गांधी ने जमानत नहीं ली या किसी वजह से जेल चले गए तो कहेंगे देखिए भले वो न्यायालय से, लेकिन वो तो यही भाषण करेंगे। तो आप उस पर कैसे लड़ाई लड़ेंगे, मेरा सवाल ये है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है हर्षवर्धन जी। जानते हैं ये किस आधार पर तय होगा? ये जितने दल आज इस बात के ऊपर विलाप कर रहे हैं कि उनको सताया जा रहा है भ्रष्टाचार के मामले में, इनमें से एक दल का नाम, आप सब लोग इतने विद्वान हैं, आयु में कुछ लोग तो मुझसे बड़े हैं काफी, और उन्होंने बहुत लंबा, रामकृपाल जी ने दौर देखा हुआ है। क्या पिछले 30 सालों में एक दल का नाम बता सकते, किसी एक भी दल का इनमें से, जिसपे भ्रष्टाचार के केस ना हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटना पड़ा हो नेताओं को, एजेंसीज और सीबीआई की जांच ना करनी पड़ी? बताइए। नहीं सुधांशु जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। केवल एक चीज का जवाब देना है कि अगर ये एक पिक्चर को इमेजिन कीजिए जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, राहुल गांधी के हाथ में हथकड़ी है, वो जेल में जा रहे हैं। अब ये तस्वीर अगर भारत में देखने को मिलेगी तो क्या उसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं उस बिंदु पे जवाब दे रहा हूं, उसी पे आ रहा था मैं। अगला बस एक सेंटेंस पूरा करूं। श्री पीवी नरसिम्हा राव देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के मुकदमे में अदालत में खड़े हुए। श्री राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे बोफोर्स में, जो सीधे भ्रष्टाचार के घेरे में आए। तब तो ना भाजपा थी, ना मोदी जी थे, ना अमित शाह जी थे। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए, तब तो ईडी का गठन भी नहीं हुआ था। डीएमके के नेता, बसपा के नेता, सपा के नेता, ये सब तो जाके पहले ही भ्रष्टाचार के मुकदमे झेल चुके हैं और सब के सब पर्ची फाड़ रहे हैं 2014 के बाद मोदी जी के नाम पे। अब जो आपने बात कही, ऐसा नहीं है कोई राहुल गांधी जी कोई ऐसे थोड़ी, वो हम ये कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल हैं कि हाथ में हथकड़ी और ये वो, अरे भ्रष्टाचार के आरोपी अपना केस लड़ेंगे। हाँ, मगर इस देश में एक दौर था जब हाथ में हथकड़ी लगाकर एक नेता को सड़क के ऊपर चलाया गया रस्सी बांध के। कौन सा दौर था? इमरजेंसी का दौर। वो नेता कौन थे? श्री जॉर्ज फर्नांडिस। इस ढंग के उनके साथ बर्ताव किया गया और उन लोगों का पूरा कैरेक्टर एकदम निर्मल था और केवल उस समय केस लगाए गए थे, इसलिए जनता को लगा झूठ। इनका तो पूरा कैरेक्टर दागदार है। चलिए ठीक है, मतलब पूरा 30-40 साल से सैकड़ों जो है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और उसके बाद अगर आज आप अपने को यह कोशिश करने का प्रयास करें कि आप एकदम पाक दामन हैं, तो मुझे लगता है देश की जनता का जो विवेक है वो बहुत समझदारी का। और आज के जमाने में तो नेट पे चले जाइए तो इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि सब। नहीं, कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों को लगता है कि जेल जाने से इतिहास रच दिया जाएगा। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जी राशिद साहब। देखिए, बात यहाँ पर जो चीज जिसका इशारा रामगोपाल जी भी कर रहे थे, हमारे मित्र हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे, देखिए बात ये है कि यहाँ पर एक बात है जो राहुल गांधी ने किसी समुदाय विशेष के खिलाफ बात कही, आपत्तिजनक टिप्पणी करी। ऐसी टिप्पणी हम पिछले कई सालों में और उससे पहले के समय में भी हर तरफ देखते आए हैं, और उससे कोई भी राजनीतिक दल या कोई ऐसा, हर आदमी अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नहीं रहा कि जो बहुत सोच समझ के और शालीनता पूर्वक बोले। बहुत सी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। अब जनता को थोड़ा लगता ये है कि ये क्या मामला है, एक व्यक्ति विशेष को उसमें घेरा जा रहा है। 160 साल में वो कानून बना है जो क्रिमिनल डिफेमेशन, जिसको आप कानून को समझते हैं, उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक बातें भी हैं। उसमें आज तक कभी किसी को 2 साल की सजा उसके लिए नहीं हुआ कि बोलने के लिए कि उसने जितने भी बुरी बात बोली हो उसको क्रिमिनल डिफेमेशन में 2 साल की सजा हो और उसकी सजा जाए। तो ये इस चीज को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें राजनीति भी है। बोल सब रहे, बड़बोलापन कर रहे हैं, बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं, धर्म समुदाय के संवेदनशील मुद्दों पे बयान दिए जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। कटघरे में खड़े हुए हैं राहुल गांधी, सदस्यता किसकी गई? राहुल गांधी की। इस प्रश्न का आपके पास क्या जवाब है? सुधांशु जी। देखिए राशिद जी, ये मैं कहना चाहता हूं कि इसके 2 डायमेंशन है, एक है टेक्निकल और एक है पॉलिटिकल। टेक्निकली तो न्यायालय ने निर्णय दिया है, अब सजा उसने पूरी दी, आधी दी, कम दी, इसके ऊपर टिप्पणी करने का ना हमें अधिकार है ना आपको अधिकार है, तो मैं टिप्पणी करना उस पे ऊपर अनाधिकार चेष्टा होगी। परंतु जो आप इसके ऊपर मॉरल सवाल करना चाहें कि उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया, तो जानते क्या पृष्ठभूमि आती? याद करिए, जब हजारों ऐसे उदाहरण हैं, उसके बाद अगर कोई ऐसे भी कह दे, किसी ने ऑफिशियली नहीं कहा
कि एक समुदाय विशेष के लोगों में आतंकवादी अधिक क्यों होते हैं, तो यही लोग आक्रामकता के साथ आके सामने ऐसे कैसे कह सकते हैं, आतंकवाद का मजहब नहीं होता। और दो सरनेम के साथ कनेक्ट करके चोर की जाति होती है। तो आप देखिए ना, कंट्रास्ट देखिए उनकी सोच में। हजारों उदाहरणों के बाद आतंकवाद का मजहब नहीं होता, पर कोइंसिडेंटली दो सरनेम्स के होने के बाद इस सरनेम के सारे लोग चोर होते हैं। जब इतना बड़ा आपके चरित्र में विरोधाभास नजर आएगा तो मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से वो उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगे। सुधांशु जी, आज ही की खबर है कि जो लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद थे मोहम्मद फैजल, उनकी लोकसभा की जो सीट है वो फिर से बहाल कर दी गई है। हालांकि वो मामला बिल्कुल दूसरा था, वो तो हत्या का मामला था, कहीं इस अपराध से बहुत ही बड़ा अपराध था। लेकिन अगर राहुल गांधी अपील करेंगे, बहुत से लोगों को लगता है पहली अपील में दूसरी अपील में कहीं ना कहीं जाकर उनको भी राहत मिल जाएगी। फिर आज जो आप ये जो आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, या जो आरोप सिद्ध हुआ है उनके ऊपर मानहानि का, कि उन्होंने एक वर्ग विशेष का जो है अपमान किया है और उसको आप पॉलिटिकल आरोप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसका क्या होगा? अगर ये दोष उनके ऊपर से हट जाता है तो फिर इस आरोप का क्या रह जाएगा? देखिए, जो मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि अगर तकनीकी दृष्टि से देखें तो यह प्रोसीजरल यानी प्रक्रियागत है। नियमानुसार यह स्टेप होने पे अगला स्टेप यह था तो यह हो गया। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो स्टेप जो नियमानुसार निर्णय आएगा तो उसके अनुसार जो उसके अनुक्रम में यानी उसके रिस्पॉन्स में एक्टिविटी होनी होगी वो होगी। मगर मुझे एक चीज और ध्यान आ गई सौरभ जी, ये पिछड़ी जाति के एक पूरी जाति का अपमान एक ऐसे नेता के द्वारा हुआ जिसकी पार्टी उसको क्या कहती है, जनेऊधारी ब्राह्मण। आप कल्पना करिए ये किसी और ने बोल दिया होता, हमारी पार्टी किसी ने बोल दिया होता तो दलितों पिछड़ों के अलंबरदारों ने देश में आग लगा दी होती, लिटरली आग लगा दी होती। पर आज सबके सब मौन साधना में चले गए। अरे आप समझिए, वो लोग जो जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाते थे, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, आज कहां चले गए? सबके मुंह में दही जम गया। हां, अब अगर वो कुछ बोल रहे हैं यानी मौन साधना से निकलकर मुखर हो रहे थे केवल न्यायालय पे आक्रमण करने के लिए कि कोर्ट ने सही नहीं किया, कोर्ट को समझ नहीं था। आप सोचिए, इतना बड़ा विरोधाभास इन लोगों के चरित्र में है। इसलिए मैंने कहा राजनीतिक दृष्टि से ऐसे तथ्य सामने हैं कि मुझे नहीं लगता है कि जो रामकृपाल जी ने पहला वर्ड परसेप्शन यूज किया था, यानी परसेप्शन के किसी मामले के ऊपर वो कहीं पर भी सत्य के सामने टिक सकते हैं। इसमें कोई सत्य नहीं है, सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं है, ये केवल और केवल असत्य के लिए दुराग्रह है। रामकृपाल जी। नहीं सुधांशु जी, मैं एक बात ये कह रहा था कि निश्चित तौर पर राहुल जी ने विदेश की धरती से जो कुछ भी कहा था उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को बहुत डैमेज हुआ था। और ये बात राहुल जी भी महसूस किए होंगे कि उनको खुद का नुकसान हुआ। लेकिन देखिए, अब वो सारी चीजें बैकग्राउंड में चली गई। तो जो उन्होंने गंवाया था विदेश की धरती पर जाकर के, जो बोला था, क्योंकि वो जनता भी उसको अच्छा नहीं मानती थी। जनता का ये हमेशा मानना होता है कि घर की बात आप घर में कर लो, बाहर क्यों जाएंगे। तो उस पर मुझे लगता है कि राहुल जी ने बहुत कुछ खोया था, राहुल ने, कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन ये जो प्रकरण चला है, मुझे लगता है कि अब उसकी भरपाई उससे वो कर रहे हैं। एक मैं सवाल पूछता हूं कि जैसे कर्नाटक आपके लिए भी और कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज ही घोषणाएं हो गई हैं, और अगर मान लीजिए देर कहीं न खुदा न खास्ता थोड़ा सा भी अगर एडवांटेज कांग्रेस को इस प्रकरण से मिलती है और कांग्रेस कहीं वहां सरकार बना लेती है, तो 2024 के लिए क्या आपको लगता नहीं कि एक बहुत मतलब आप लोगों के लिए एक बहुत प्रतिकूल मैसेज जाने वाला है? देखिए, हमने आपसे बहुत स्पष्ट कहा कि ये पूरी प्रक्रिया लीगल और टेक्निकल थी, यानी न्यायिक और तकनीकी थी। इसमें कोई राजनीतिक लाभ हानि का विषय नहीं था। मैंने राजनीतिक दृष्टि से भी अनेक पृष्ठभूमि से यह उत्तर दे दिए कि किस प्रकार से ये नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी उचित नहीं। अब जहां तक कर्नाटक की बात है, हमें पूर्ण विश्वास है कि कर्नाटक में शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी और कर्नाटक की जनता का भाजपा में विश्वास है। अब उसके भी मैं उदाहरण भी बताना चाहता हूं। अगर कर्नाटक ही की बात करें तो कर्नाटक की जनता ये भूल जाएगी कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने यह शब्द बोला था कि हिंदू शब्द बहुत गंदा होता है। क्या यह बात भूल जाएगी कर्नाटक की जनता कि जब
संविधान में, न्यायालय में धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने वो देने का प्रयास किया था। क्या कर्नाटक की जनता भूल जाएगी कि ये लोग हम्फी महोत्सव को उस परिमाण पे, मतलब उस स्केल पे मनाना छोड़ दिए थे जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और टीपू जयंती मनाना शुरू कर दिए थे। और जो भ्रष्टाचार हुआ था उनके समय में, कर्नाटक की सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में, वो सब तो अपनी जगह है। जो लॉलेसनेस हुई थी वो बातें अपनी जगह है। याद करिए, कभी ऐसा नहीं होता था कि बेंगलोर में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हो, कभी नहीं हुआ। कर्नाटक में इनके जमाने में भी हुआ। याद करिए, लिंगायत समुदाय को हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास किया। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें इतनी आसानी से भूल गए। हमारी सरकारों ने काम किया। अभी प्रधानमंत्री जी दावणगेरे गए थे, किस ढंग का रिस्पांस रहा, अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने कल ही बताया कार्यकर्ताओं को नए कार्यालय के विस्तार भवन का उद्घाटन करते हुए कि किस ढंग का प्रभाव दिखाई पड़ा। मैं भी कर्नाटक में रह के आया हूं, अभी 4-5 दिन वहां रह के आया। जिस ढंग की परिस्थितियां, वातावरण दिल्ली में बना है, जब आप कर्नाटक में जाइए, मैं तो ज्यादा नहीं गया, मैंगलोर और आसपास के क्षेत्रों में गया, वहां बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। हर्षवर्धन जी, कर्नाटक से जुड़ा अगर कोई प्रश्न हो तो हिंदी, हिंदुत्व, टीपू सुल्तान, अगर इस सबसे क्या काम चल जाएगा वहां बीजेपी का? नहीं, मेरा सवाल सौरभ जी थोड़ा अलग है। और सुधांशु जी अभी कह रहे थे कि वहां जब जाएगी भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर उसके कई ऐसे पॉइंट्स हैं। मुसलमानों का 4%, 2-2% बांट दिया, राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन एक सवाल सुधांशु जी मन में आता है, और हम सबके मन में आता है। 8 करोड़ रुपए एक भाजपा का विधायक है, भ्रष्टाचारी निकला, उसके बेटे के ऑफिस से, उसके घर से निकले, अभी वो गिरफ्तार हो गया। तो वो भ्रष्टाचारी भाजपा विधायक, और अभी अभी चुनाव का ऐलान, कैसे जाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि कांग्रेस वहां कह रही है कि ये 40% कमीशन वाला आरोप है इस सरकार के ऊपर, यानी आपकी सरकार के ऊपर। तो कौन सा मुद्दा रहेगा जो ज्यादा प्रभावी हो जाएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जो आपने सवाल किया, इसमें जो विपक्षी दल और कांग्रेस हम पे आरोप लगाते हैं उसका उत्तर है। यदि हमारे विधायक का बेटा पैसे के साथ पकड़ा जाता है, इसका अर्थ यह हो गया कि हम एजेंसीज को ईमानदारी से काम करने दे रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार। यदि उनका यह आरोप सही होता तो हमारी तो पुलिस वहां जाती नहीं, जाती तो पहले बता देती, तो सब इधर उधर कर देते, बरामदगी थोड़ी होती। यह अपने आप में प्रमाण है कि भ्रष्टाचार को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ईमानदार, तत्पर और पारदर्शी है कि कोई भी होगा कार्रवाई नहीं होगी। अब आते हैं उसके ऊपर, कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अब आते हैं इस पे कि भाई बेटा गिरफ्तार हो गया, अब आप कह रहे हैं कि साहब पिता पे भी कार्रवाई हो जानी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अगर बेटे के ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो पिता के ऊपर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए। हाँ, वो वाली बात अलग है कि अगर जांच में पिता का कोई लिंक निकलेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अब आते हैं अगले विषय पे, ये 40% कमीशन की बात। देखिए, रिश्वत देना अपराध है, रिश्वत लेना भी अपराध है, तो रिश्वत देना भी अपराध है। रिश्वत की डिमांड करना अपराध है, तो रिश्वत को कमिट करना भी अपराध है, और रिश्वत की बात छुपाना भी अपराध है। यदि 40% की बात है तो उन लोगों ने आकर इसकी औपचारिक शिकायत क्यों नहीं की है भाई? करना चाहिए ना शिकायत आकर, और वरना आप खुद छुपा रहे हैं, इसका मतलब हुआ क्या आप भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? और आरोप किस पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है? जो आधिकारिक रूप से 85% कमीशन की बात करते थे। यह स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सबमिशन था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे नीचे पहुंचता, 85% गायब हो जाता है। और हम यह पूछना चाहते हैं कि भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टरों, करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स की बात के ऊपर ही कांग्रेस पार्टी इतना साथ क्यों है? अच्छा, ठीक है सुधांशु, इस बात का जवाब चाहिए। ठीक, सुधांशु जी, समय बिल्कुल चला गया, लेकिन एक प्रश्न मैं जरूर पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि लोगों की बड़ी डिमांड है कि इसका उत्तर बीजेपी की तरफ से आए। अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में रोज सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर के अब तो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि क्या कहें। अब उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि दरअसल अडानी जो हैं वो तो फ्रंट हैं और पीछे सब कुछ जो है वो मोदी जी का है। जब अडानी दुनिया के नंबर 2 सबसे अमीर आदमी बने थे तो नंबर 2 वो अमीर आदमी नहीं बने थे, वो नरेंद्र मोदी दुनिया के नंबर 2 अमीर आदमी बने थे, और अब नरेंद्र मोदी दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बनना चाहते हैं। तो इस लेवल पर तो अब उनके आरोप जा चुके हैं। तो अब बीजेपी की तरफ से उनको कोई उत्तर नहीं आता, तो आज इसका जवाब आपसे चाहते हैं।
वैसे एक बात बताएं आपको, जो एक नहीं कई बार न्यायालय में माफी मांग चुके हों और दिल्ली में दारू का दरिया बहा दिया था, शायद वो उनके सर पे चढ़ के बोलने लगी हो, इसलिए उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, अडानी तो बहाना है, तो भारत को टारगेट बनाना है। मैं पूछना चाहता हूं, जितने विपक्षी दल हैं आम आदमी पार्टी सहित, कभी इन्होंने किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला हो तो बताइए। यही किसान आंदोलन में बोलते थे ना केजरीवाल जी, अब तो सरकार आ गई वहां कि किसानों के साथ ये कंपनियां अन्याय करने वाली हैं। अब बताइए, पंजाब में पेप्सी राजीव गांधी जी के जमाने से काम कर रही है, नेस्ले काम कर रही है नेहरू जी के जमाने से। हमको भी पता है कि कितने रुपए का वो आलू का चिप्स मिलता है और कितना आलू उनको मिलता है। एक कार्रवाई की है, एक बताइए। हां, विपक्षी दलों के साथ यह समस्या है कि विदेशी कंपनियों के साथ खूब खड़े होते हैं डिफेंस में। यूनियन कार्बाइड उस जमाने में भोपाल में, तो उसके साथ खड़े, एंडरसन को सरकारी जहाज से भगाया। फिर दूसरी विपक्षी विदेशी कंपनी आई, बोफोर्स के साथ खड़े। फिर हॉविट्जर आई, उसके साथ खड़े। फिर आप देखिए, अगस्ता वेस्टलैंड का समर्थन किया, बीबीसी का समर्थन किया, हिंडनबर्ग का समर्थन किया। मुझे समझ में नहीं आता है कि सिर्फ विदेशी कंपनियों को साथ में लेकर, और ये केजरीवाल जी न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छपवाना कितनी बड़ी उपलब्धि है। वो था खलीज टाइम्स में छप गया और दोनों हूबहू छप गया। तो आप ये सोचिए कि प्रश्न तो इस बात का है कि इन लोगों को विदेशी एजेंसी, विदेशी मीडिया और विदेशी कंपनियां ही क्यों अच्छी लगती हैं, और भारत की, चलो आपको कंपनी पे लगता है कि उस पे भ्रष्टाचार का आरोप है, मान लिया। भारत की ना एजेंसी सही लगती, ना भारत के रेगुलेटर सही लगते, ना भारत का मीडिया सही लगता, ना भारत की जुडिशरी सही लगती है, ना भारत की सेना सही लगती है, ना भारत की एयरफोर्स सही लगती है, जी, ना भारत का रक्षा मंत्रालय सही लगता है, ना भारत का विदेश मंत्रालय सही लगता है, और ना सही कौन लगता है? अपराधी अच्छा लगता है, आतंकवादी अच्छा लगता है, भ्रष्टाचार का आरोपी अच्छा लगता है। चलिए सुधांशु जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपके समय का, और आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत धन्यवाद आज कुरुक्षेत्र के इस प्रश्नकाल में समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।